हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को आईएससी में जो हम लोग का प्ले है दी टेम्पेस्ट, उसका मैं आप लोग को एक्ट का मीनिंग बताऊंगी। ईच एंड एवरी एक्ट का मीनिंग बताऊंगी। सीन 1 का एक शॉर्ट समरी के साथ आप लोगों को उसका हिंदी में मीनिंग बताऊंगी। आप लोग जो मैं मीनिंग आप लोग को बता रही हूँ वो आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा और उस समझी हुई बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उससे क्या होता है, आप लोग जब अपना एग्ज़ाम टाइम में आंसर्स लिखते हैं तो वो सब वर्ड्स आप लोग उसी तरह से यूज़ कीजिएगा इंग्लिश में मैंने जैसे बोला, और जो स्टोरी आप लोग को खुद से बनाना है वो आप लोग बना के लिखिएगा, ठीक है। तो मैं सीन वाइज समरी स्टार्ट करती हूँ एक्ट के साथ। तो आज मैं आप लोग को एक्ट 1 के सारे सीन और उनकी समरी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट एक्ट 1 ऑफ द टेम्पेस्ट, सीन 1 समरी। It is the scene of a storm at sea, and the vessel containing Alonso, king of Naples, Sebastian, his brother, Ferdinand, his son, Gonzalo, Antonio, the usurping Duke of Milan, and are in distress. तो एक्ट 1 सीन 1 का समरी कुछ इस तरह से शुरू होता है कि हम लोग को पहले सीन में दिखता है कि एक बहुत ज़ोर से तूफान आया हुआ है उस नाव के ऊपर, जिस नाव में एलोन्जो है जो कि हमारे किंग ऑफ नेपल्स हैं, सेबेस्टियन है उसका भाई, एलोन्जो का भाई, फर्डिनेंड एलोन्जो का सन है, बेटा। गोंज़ेलो इज़ अ काउंसलर ऑफ द कोर्ट। एंटोनियो उसका फ्रेंड है जो कि धोखेबाज ड्यूक है मिलान का। वो लोग सभी परेशान हैं। The mariners are all busy carrying out the order of the boatswain. Mariners जो कि शिप को संभाल रहे थे, वो लोग काफ़ी बिजी है। क्यों? क्योंकि वो बोट्सवान का जितना भी ऑर्डर्स है उसको कैरी आउट कर रहे हैं। To prevent the vessel from running aground and being wrecked, they first lower the topsail. Then they strike the topmost and they set the mainsail. And at last they set the mainsail and the foresail too, but all without effect. तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सभी लोग हैं वो लोग मेन सेल, फोर सेल जो कि शिप्स का अलग अलग पार्ट है उसको ठीक तरह से ड्राइव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बट स्टॉर्म यानी कि तूफान इतना हार्ड और इतना हार्श है कि वो उनका सभी मेहनत पानी में जा रहा है और विदाउट इफेक्ट हो रहा है। The boatswain is twice seriously annoyed by the rush of passengers on the deck and order them back into their cabins. तो हम लोग देख पाते हैं कि बोट्सवान जो है पैसेंजर्स पे बहुत गुस्सा हो रहा है और उन्हें कह रहा है कि आप लोग केबिन्स में वापस जाइए। और यहाँ पे हमारे पैसेंजर्स कौन हैं? गोंज़ेलो, एंटोनियो, यही लोग सब आकर के बोट्सवान से बात कर रहे थे और वो उन लोग को चिल्लाते हुए कहता है कि अपने केबिन्स में वापस जाओ वरना तुम लोग हमारे सारे एफर्ट्स को पानी में डाल रहे हो। But all his efforts to save the ship proven vain. यानी कि बोट्सवान के सारे एफर्ट्स, मरीनर्स के सारे एफर्ट पानी में चले जाते हैं और वो लोग शिप को कुछ भी करके बचा नहीं पाते। Now we are having some critical comments on the scene. देखिए, क्रिटिकल कमेंट्स जो होते हैं ना वो हम लोग को बहुत तरह से हेल्प करते हैं। वो हम लोग को ये बताते हैं कि सीन का इम्पोर्टेंस क्या है। अब सीन का इम्पोर्टेंस हमारे प्ले में बहुत तरह से हो सकता है, कुछ मीनिंग क्रिएट करने के लिए, कुछ कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, कुछ रोमांस क्रिएट करने के लिए, या फिर उस प्ले में अपना एक स्पेशलिटी लाने के लिए। मतलब एक प्ले का प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है उस सीन का एक्चुअल एलिमेंट जो कि वो
सीन को करवा रहा है या उसके लिए स्पेशलाइज्ड है. सो लेट्स स्टार्ट दोज क्रिटिकल कमेंट्स which are the specialization of the scene. The opening scene is full of bustle and stir and must have particularly appealed to the Elizabethan audience, so much interested in naval matters. तो ये हम लोग का जो सीन है वो हम लोग को बता रहा है कि किस तरह से उधर तूफ़ानी मौसम देखने को मिलता था और एलिज़ाबेथन टाइम का जो ये प्ले है उस टाइम ऑडियंस को किस तरह से नेवल मैटर्स, आई मीन टू से नेवी मैटर्स, जो मर्चेंडाइज़र वो सब पानी का शिप्स को लेकर के मर्चेंट्स के बारे में किस तरह का एंटरटेनमेंट वो लोग चाहते थे उस टाइम के ऑडियंस, वही चीज़ हम लोग को ये दिखा रहा है. It introduces some of the important character and it does not hint at supernatural agency which brings about the storm and the shipwreck. यहाँ पे हम लोगों को बहुत तरह के जो प्ले के कैरेक्टर्स हैं उनसे हम लोग को मिलवाया जा रहा है फर्स्ट वाले सीन में, और हम लोग को ये भी बताया जा रहा है कि जो सीन में स्टॉर्म आया है वो एक नेचुरल कैलेमिटी है, ना कि एक सुपरनैचुरल पावर के द्वारा लाया गया है. ये हम लोग को बाद के सीन में पता चलता है कि एक्चुअली ये स्टॉर्म जो है एक जादुई स्टॉर्म है जो कि क्रिएट किया गया है, वो नेचुरली नहीं आया है. ठीक है ना. It certainly makes the reader eager and expectant for an explanation of all that happens now. It is significant that the shipwreck takes place off an unknown island. तो ये जो सीन है ये इस तरह का इमेजरी भी क्रिएट कर रहा है कि रीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक क्लाइमेक्स का सीन के बाद प्ले कैसे बिगिन हो सकता है, क्योंकि हम लोग सबको ये बात पता है ना, एक्चुअली टेम्पेस्ट इज अ काइंड ऑफ प्ले दैट स्टार्ट्स विद द क्लाइमेक्स. ओके, नाउ we will read scene 2 summary. This scene has 5 parts. Prospero and Miranda. One telling the story of the past and other a patient and attentive listener. Ariel and Prospero. Ariel narrating his part in the shipwreck that occurred in the first scene and claiming his freedom, and Prospero giving him a further task which after being accomplished he will be free. Caliban and Prospero, Caliban rebellious and Prospero threatening him with torments. Ariel and Ferdinand, Ariel bulging Ferdinand with Ariel music. Prospero, Miranda and Ferdinand. Miranda and Ferdinand smitten with love for each other and Prospero preparing to test Miranda. तो हमारे जो प्ले का सीन 2 है वो 5 तरह के तत्वों में बटा हुआ है. आई मीन टू से 5 तरह की चीज़ें इस सीन में टेक प्लेस करती हैं. सबसे पहला है प्रॉस्पेरो और मिरांडा का. प्रॉस्पेरो वो ड्यूक ऑफ मिलान है जिसको उसके ही भाई ने बाहर निकाल दिया था धोखा दे करके, और मिरांडा उसकी बेटी है. तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे प्रॉस्पेरो एक्चुअली रिवील करता है मिरांडा को कि वो कौन है और उसकी बेटी कहाँ की रानी है. Before the very eyes of Miranda, the ship was wrecked. Her heart is deeply moved. She expresses to her father her anxiety for the fate of the poor soul in the ship. मिरांडा के सामने इस तरह का तूफान, उस शिप का टूटना मिरांडा में बहुत ही ज़्यादा पिटी क्रिएट करता है. उसको बहुत ही सिंपैथी होती है कि पता नहीं वहाँ पे जो पैसेंजर्स होंगे शिप के, उनको किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा. इसलिए मिरांडा अपने फादर प्रॉस्पेरो से कहती है कि प्लीज़ फादर, इफ़ यू हैव पुट दिस स्टॉर्म देन प्लीज़ ब्रिंग इट डाउन. यानी कि अगर आपने ये तूफ़ान लाया है तो प्लीज़ इसको जल्दी शांत कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर उस यहाँ की मतलब कोई डेटी होती यानी कि गॉडेस होती तो मैं शायद पानी को ही ज़मीन के अंदर बंद कर देती ताकि
वहाँ पे जो नोबल लोग हैं उन लोग को कोई हार्म ना हो, शिप में जो नोबल लोग हैं. Then Prospero assures her that no harm has been done and all that he has done is in her interest. तब Prospero उसको बताता है कि एक्चुअली में कोई हार्म नहीं हुआ है उस पैसेंजर्स को, और उसने जो भी कुछ किया है वो सब मिरांडा के लिए ही किया है. Judging it to be the right time for Miranda to know her past history, he bids her attend to him. In reply to his question whether she remembers anything of the time, तो वही कहता है कि अब राइट टाइम आ गया है मिरांडा कि तुम ये सच जान लो. और उसी टाइम वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसको बहुत जब वो इस आइलैंड पे आई थी तो उसको कुछ भी पता है कुछ पास्ट के बारे में. She replies that all that she remember is a shadowy dream. वो कहती है कि उसे कुछ ठीक तरह से याद नहीं और कुछ शैडोई टाइप का कुछ उसे याद है. However, Prospero now tells her that he was the Duke of Milan and how he being given too much study and neglecting the affairs of state, his brother Antonio took advantage of it and plotting with the King of Naples seized upon him and her one midnight and shipped them in a frail bark and heat for the kindly help of the noble Napoleon Gonzalo. They would have perished in the sea, and that at last they drifted to this island. He then lays her asleep and summons Ariel. तो वो उसको सच्चाई बता ही देता है. आखिर में वो उसे यह बताता है कि वो ड्यूक ऑफ मिलान था, लेकिन उसे जादू की किताबों में बड़ा इंटरेस्ट था. तो वो जब अपनी जादू की पढ़ाई किया करता था तो उस पढ़ाई में इतना डीपली घुस गया था कि वो अपने राज्य का वेलफेयर नहीं संभाल पा रहा था. तो उसने अपने राज्य का वेलफेयर संभालने के लिए अपने छोटे भाई एंटोनियो को दे दिया. बट एंटोनियो को लालच आ गया सत्ता का, तो उसने प्रॉस्पेरो को और मिरांडा को उसी जगह से निकाल बाहर फेंका. उन्होंने एक शिप अरेंज की और उस शिप का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गोंज़ेलो को दिया. एकमात्र गोंज़ेलो ही था जो एक अच्छा आदमी था जिसने कुछ मदद करने की सोची प्रॉस्पेरो की. उसने क्या किया, उसने शिप में जितना भी यूज़फुल मटेरियल्स, क्लोथ्स, फ्रेश वाटर और जादू की किताबें रख दी थी प्रॉस्पेरो के लिए और मिरांडा के लिए. फिर वो लोग उस नाव के ज़रिए इस अननोन से गुमसुम से आइलैंड में आ बसते हैं. और तभी प्रॉस्पेरो, जो कि स्टॉर्म एक्चुअल में रेस किया है, वो एरियल को बुलाता है. एरियल यहाँ पे एक एरी स्पिरिट है. वो एक तरह का स्पिरिट है, यानी कि आत्मा, हवाओं की आत्मा के रूप में उसको दिखाया गया है. तो वो मिरांडा को सुला देता है और फिर एरियल को बुलाता है. और अब सेकंड जो पार्ट है हम लोग का इसी के ऊपर है. Ariel gives Prospero an account of the shipwreck in which he bore an important part, how he raised the thunder and lightning, how he flamed amazement on board the vessel, driving the passengers almost to madness, till all busy the mariners plunged into the sea, but that he had taken care that not a soul might perish, and that at last he has dispersed them in the island. तो एरियल यहाँ पे प्रॉस्पेरो को बताता है कि जिस तरह से प्रॉस्पेरो ने उसे बताया था स्टॉर्म रेस करने के लिए, उसने उसी तरह से स्टॉर्म को रेस किया है. बहुत ही डेंजरस स्टॉर्म था और शिप का ईच एंड एवरी पार्ट को उसने हैम्पर किया था. और फिर उसने बताया कि लेकिन इन सब के बावजूद भी पैसेंजर्स जितने भी शिप में थे उनमें से किसी को भी कोई हार्म नहीं हुआ है. जितने भी मैरिनर्स और बोट्सवान थे उसने उन लोग सबको सुला दिया एक मीठी नींद में. और जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे उस शिप में उनको उन्होंने आइलैंड में ले आए हैं और इधर उधर छोटे छोटे ग्रुप्स में उन लोग को बिखेर दिया.
At the mention of a further task to be performed, Ariel grumbles, and then Prospero reminds him of his confinement by the witch Sycorax, whom he had served before in a cloven pine, and of his subsequent release by Prospero, for which act of kindness Prospero claims her from him a little more gratitude. यहाँ पे प्रॉस्पेरो फिर एरियल को एक और काम सौंपता है. उससे पहले एरियल ग्रम्बल करता है, यानी थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए. तो प्रॉस्पेरो उसको याद दिलाता है कि किस तरह के कन्फाइनमेंट यानी कि किस तरह के टॉर्चर से उसने उसको फ्री किया था. प्रॉस्पेरो ने एरियल को फ्री किया था. एक्चुअली एरियल जो कि हवाओं की आत्मा है, उसको ज़ाइकोरेक्स नाम की चुड़ैल ने पाइन ट्री में बंद कर दिया था और वो खुद मर गई थी. और कई सालों के बाद प्रॉस्पेरो ने वो पाइन ट्री को खोल करके एरियल को फिर से आज़ाद किया था. तो यही सब बात जब वो एरियल को दोबारा रिमाइंड करवाता है, तो वो लॉयल्टी के साथ प्रॉस्पेरो को सर्व करने का वादा करता है. Ariel promises to be all obedience, and Prospero promises him freedom after the expiry of 2 days. Then Prospero wakes up Miranda and goes to see Caliban, a creature of earth, as Ariel is a creature of air and fire. अब प्रॉस्पेरो उसको एक और काम सौंप देता है और फिर प्रॉस्पेरो मिरांडा को उसकी मीठी नींद से जगा देता है और कहता है कि हम लोग को कैलिबन से मिलने जाना चाहिए. कैलिबन चुड़ैल ज़ाइकोरेक्स का बेटा है. वो एक अर्थ का डेविल है, आई मीन टू से बीस्ट, राक्षस. वो एक राक्षस है उड्स का, फॉरेस्ट का राक्षस, आई मीन टू से जंगलों का राक्षस है वो इस स्टोरी में, इस प्ले में. And it is like a contrast to Ariel. Caliban and Prospero. Caliban is generally employed by Prospero in making the fire, fetching in the wood, and in other menial work. He cannot for a moment forget that Prospero had disposed him of the island. यहाँ पे Caliban actually काम करता है प्रॉस्पेरो के लिए. वो उसके लिए जंगलों से वुड्स लेके आता है, लकड़ियाँ लेके आता है, उसके लिए फायर बनाता है, एक्सेट्रा उसके लिए काम करता है. लेकिन वो हमेशा ही प्रॉस्पेरो से गुस्सा रहता है और उससे बड़ी बदतमीज़ी से बात करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये आइलैंड उसकी मम्मी का था, यानी कि विच ज़ाइकोरेक्स का था, और अब उसके जाने के बाद उसका इस आइलैंड पे हक है, लेकिन प्रॉस्पेरो ने उससे ये हक छीना है. In this scene, he complains of this, while admitting that he has been taught to know the names of the sun and the moon, and he has been taught human language. हाँ, इस सीन में कैलिबन को इस तरह से दिखाया गया है कि उसको उन लोग की भाषा कहनी आती थी. प्रॉस्पेरो और मिरांडा जब नए नए इस आइलैंड पे आए थे तो उन्होंने ट्राई किया था कि इस राक्षस को भी इंसान बनाया जाए, बट उसको ये सब चीज़ का आइडिया एक्चुअल में नहीं हो पाया, बिकॉज सिंस ही वॉज द बीस्ट ही पजेस दोज कैरेक्टर्स. The only use for which he finds now in abusing Prospero, he complains that he has been shut up in a rock and rest of the island of which he was previously master has been kept from him. यहाँ पे कैलिबन वही कह रहा है कि प्रॉस्पेरो ने उसका आइलैंड उससे छीन लिया. It appears that Prospero was not at first so harsh with him, and that he had lodged him in his own cell until Caliban attempted to violate the honor of Miranda. यहाँ पे प्रॉस्पेरो बहुत ही जेंटल आदमी दिखाया गया है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कैलिबन को अपने साथ अपने ही घर में रखा था, बट वो बहुत तरह की बदतमीज़ी करता था मिरांडा से, इसलिए उसने उसको अपना रॉकर बना लिया. Prospero now sees that he has taken pains in vain to mine and improve his nature. He can make Caliban work only by threatening to rack him with cramps, and Caliban is prepared to work for him only out of fear. यहाँ पे प्रॉस्पेरो समझ गया था कि कैलिबियन को एक सिविलियन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो एक पैदाइशी राक्षस है
और उससे काम भी तभी कराया जा सकता है जब आप उसको ये समझा दो कि आप उससे ज़्यादा पावरफुल हो। एरियल एंड फर्डिनेंड। Ferdinand, son of King of Naples, the first survivor of the shipwreck that we met, follows the invisible Ariel who keeps singing. He cannot make out the source of the music, it is in the air of the earth. While he was seated on the bank mourning the loss of his father, this music is heard by him. Since then, he has been following it. अब हम लोग शिप व्रेक होने के बाद सबसे पहले इंसान से मिलते हैं जो कि है फर्डिनेंड। वो था किंग ऑफ नेपल्स का बेटा। फर्डिनेंड बैंक पे बैठा हुआ था, यानी कि बीच पे बैठा हुआ था जब उसने एरियल का म्यूज़िक सुना और वो म्यूज़िक की तरफ खिंचा चला आया। Now and then music stops and then starts again. It seems to him to allude to his father who is drowned. Full fathom 5 thy father lies. उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर किंग ऑफ नेपल्स भी पानी में डूब के मर गए हैं, इसलिए वो म्यूज़िक को फॉलो करता हुआ आ जाता है। Prospero, Miranda and Ferdinand. Prospero points out Ferdinand to Miranda. Miranda, who has up till now seen no other human being than her father, is filled with wonder to see him. What's it? A spirit? I might call him a thing divine. अब एरियल फर्डिनेंड को म्यूज़िक के द्वारा खींचते हुए प्रॉस्पेरो और मिरांडा के सेल के सामने ले आता है, जहाँ पे मिरांडा पहली बार फर्डिनेंड को देखती है और देखते ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि एक इतना सुंदर आदमी भी एग्जिस्ट करता है। उसे यही समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो एक आदमी है या फिर एक डाइविन क्रीचर, क्योंकि अभी तक वो आइलैंड में अपने फादर प्रॉस्पेरो और कैलिबन के अलावा किसी और व्यक्ति को नहीं देखी है, इसलिए उसे अपना पहला ह्यूमन बीइंग देखने पर ही बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। Prospero is pleased to see that his spell is working, for he means that both should fall in love. अब प्रॉस्पेरो यही चाहता था कि मिरांडा और फर्डिनेंड को एक दूसरे से प्यार हो जाए और उसे यह देख करके खुशी हो रही थी। Ferdinand approaches and addresses her in words full of rapturous admiration. He is surprised to see that she speaks his very language, and when he claims that he is the best of those who speak that language, Prospero challenges him. फर्डिनेंड भी मिरांडा को देख के उतना ही आश्चर्यचकित है, इसलिए वो मिरांडा से आकर के हर तरह की एडमिरेशन से उसको प्रेस करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो बेस्ट इंसान है, और इस बात पे प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को चैलेंज देता है। Ferdinand repeats that what he has said is true, since he has seen his father drown and so he is now king of Naples. वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वही सिर्फ अब बचा हुआ है और सभी उसके फादर के साथ मर चुके हैं। Prospero speaks rather harshly to him. It means that he will not let Ferdinand win his daughter cheap, lest to flight winning make the prize light. प्रॉस्पेरो लेकिन उतना ही हॉर्शली और हार्डली फर्डिनेंड से बात करता है क्योंकि उसे लगता है कि आसानी से अपनी मिरांडा का हाथ फर्डिनेंड को दे देना सही बात नहीं है। Prospero calls him a spy and a traitor and condemns him to sea water as drink and fresh brook mussels as food and bids him follow him. और वो प्रॉस्पेरो शक करता है कि कहीं फर्डिनेंड एक स्पाई या ट्रेटर तो नहीं है, और इसलिए वो कहता है कि उसको उसकी परीक्षा पे खरा उतरना पड़ेगा और तब तक के लिए उसको पानी पीने के लिए नमकीन मिलेगा, सी वाटर, और खाने के लिए ब्रूक्स मिलेंगी, ब्रूक्स और मसल्स। Not liking to submit to an ideal threat, Ferdinand draws his sword, but his arms are at once numbed by the magic art of Prospero. यही सब बात सुनकर के फर्डिनेंड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार खींच लेता है,
लेकिन प्रॉस्पेरो के जादू के कारण वो फर्डिनेंड हिल तक नहीं पाता। Miranda pleads earnestly with her father for mercy, but Prospero brushes her aside and on pain of his displeasure beats her no plead for one Ferdinand, who strikes her as good-looking only because she has seen none else but Caliban. मिरांडा तभी अपने पापा के हाथ जोड़ने लगती है और फर्डिनेंड के लिए माफ़ी मांगती है कि आप प्लीज़ उससे थोड़ा आराम से बात कीजिए, इतना हार्श मत होइए। लेकिन प्रॉस्पेरो कहता है कि तुम अभी तक समझ नहीं रही हो क्योंकि तुमने कैलिबन राक्षस के अलावा कोई और ह्यूमन बीइंग नहीं देखा है। दी डॉटर रिप्लाइज हैज़ नो एम्बिशन टू सी अ गुडलियर मैन, लेकिन मिरांडा कहती है कि मुझे कोई और बेटर आदमी नहीं देखना। फर्डिनेंड हेल्पलेस एंड सबमिटिंग टू द अथॉरिटी ऑफ प्रॉस्पेरो prays that through his prison he may permitted once a day to behold Miranda. Prospero's object has been achieved. Ferdinand हेल्पलेस हो जाता है और मजबूर होकर के प्रॉस्पेरो के सामने गिर ही जाता है, लेकिन वो चाहता है कि अगर वो जेल में भी रहे तो कम से कम एक बार ही सही मिरांडा को देख पाए। प्रॉस्पेरो का जो भी ऑब्जेक्ट था वो सक्सीड हो जाता है उन दोनों को प्यार करवाने का। He wants to see both his daughter and Ferdinand in love and they are. जो वो चाहता था वही उसने करवा भी दिया। He is also fully satisfied with Ariel for carrying out the plan so successfully and promises to release him as soon as his work is done. तो इस तरह से प्रॉस्पेरो बहुत खुश होता है और वो एरियल के काम के लिए भी उसको शाबाशी देता है और कहता है कि मैं तुमको जल्दी ही छोड़ दूंगा और फ्रीडम भी दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द एक्ट 1। एक्ट 1 के बाद मैं एक्ट 2 भी डालूंगी और एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे आराम से क्लिक करके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं, लिटरेचर के अलग अलग चैप्टर्स, पोएम्स और ड्रामा के और भी पार्ट जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा और जो भी इम्पॉर्टेंट हो वो पढ़ लीजिएगा। मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। अगर आप लोगों को लगे तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन सब का लिंक पे क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे भी डायरेक्ट जा कर के देख सकते हैं। Thank you friends, thank you for visiting my channel Katha Manthan.